नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 3 जून 2020। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज के पहले आर्टिकल का संबंध है लोकसभा के नियम 266 एवं 267 से। देखते हैं इस आर्टिकल से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो रहा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसदीय समिति की संरचना और कार्य संचालन का उल्लेख अनुच्छेद 105 में मिलता है। कथन 2, सांसदों और सदन को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है या हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर है केवल दो। इसकी व्याख्या के लिए हम आर्टिकल के विस्तार में चलते हैं। संदर्भ क्या है? राज्यसभा सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होने वाली गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक को अनुमति देने से इनकार कर दिया। कारण क्या बताया गया? इससे गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। राज्यसभा सचिवालय ने इस गोपनीयता के नियम के उल्लंघन का आधार लोकसभा के नियम 267 और 266 को बनाया है। आइए देखते हैं रूल नंबर 267 क्या कहता है। नियम कहता है, समिति की बैठकें संसद भवन में होंगी, लेकिन अध्यक्ष के पास उन बैठकों के स्थान बदलने की शक्तियां हैं। रूल नंबर 266 क्या कहता है? नियम कहता है, सभी समिति की बैठकें निजी तौर पर प्राइवेट आयोजित की जानी चाहिए। अब मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये जो बैठकें हैं वर्चुअल आयोजित की जाएंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, तो क्या उनकी गोपनीयता रह जाएगी? क्या उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो जाएगा? हाँ, इसी आधार पर निजता के नियम का उल्लंघन होता है। सचिवालय की तरफ से तर्क रखा गया कि समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से सरकार की जानकारी को साझा किया जाता है। ऐसी स्थिति में बैठक वर्चुअल अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी तो बैठकों की गोपनीयता की रक्षा करना मुश्किल होगा। मित्रों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। संसदीय समितियों का निर्माण लोकसभा के नियमों द्वारा किया गया है। संसदीय समितियों के निर्माण का कोई सीधा उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संसदीय समितियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 105 में इतना भर कहा गया है कि सांसदों एवं सदनों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार संसदीय समिति को भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार संविधान में संसदीय समिति के संरचना अथवा कार्य का वर्णन नहीं है। संसदीय समितियों का गठन, कार्य, कार्यकाल आदि विषयों का निर्धारण दोनों सदनों की नियमावली से होता है। जिन समितियों के गठन में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ऐसी समितियां लोकसभा की नियमावली से प्रशासित होती हैं। इसका अर्थ ये भी है, राज्यसभा का नियम केवल एक सदनीय समिति पर प्रभावी होगा। मित्रों, इस तथ्य के आलोक में न्यूज़ के संदर्भ पर ध्यान दीजिए, जिसमें कहा गया है राज्यसभा सचिवालय ने अनुमति देने में लोकसभा नियमों का हवाला दिया है। इसे और स्पष्ट करते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। पहली अस्थायी समितियां, दूसरी तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियों को ही हम स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, तदर्थ समितियों को एडहॉक कमेटी। अस्थायी समिति को प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा गठित किया जाता है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा की कुल मिलाकर 45 अस्थायी समितियां हैं, जिसमें 24 संयुक्त समिति तथा 21 एक सदनीय समिति है। 21 एक सदनीय समितियों में 12 लोकसभा की एक सदनीय समिति है और 9 राज्यसभा की एक सदनीय समिति है। यहाँ पर गृह मंत्रालय की अस्थायी संसदीय समिति का उल्लेख किया गया है। गृह मंत्रालय की अस्थायी संसदीय समिति संयुक्त संसदीय समिति है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा की नियमावली
प्रभावी होती है। अब हमारे ख्याल से क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 5G क्लब बनाने का प्रस्ताव दिया है? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तर है सी यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चीन के प्रति पनपे वैश्विक अविश्वास के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने G7 प्लस भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाने की वकालत की है। यह ग्रुप 5G उपकरण की आपूर्ति के लिए चीन की कंपनी हुवेई की निर्भरता का विकल्प बनेगा। यूरोप में दो कंपनियां हैं जो 5G उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, पहली नोकिया, दूसरी एरिक्सन। लेकिन इन कंपनियों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे यूरोप की ज़रूरत को पूरा कर सकें। वहीं चीन की कंपनी हुवेई के साथ सुरक्षा मानक एक बड़ा प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक है, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट एक अफ्रीकी अमरीकी आंदोलन है जो काले लोगों के प्रति हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ अभियान है। कथन दो, यह आंदोलन 2013 में प्रारंभ हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। उत्तर है सी एक और दो दोनों। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या है? यह अफ्रीकी अमरीकी आंदोलन है जो काले लोगों के प्रति हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ अभियान है। यह आंदोलन 2013 में उस समय प्रारंभ हुआ था जब नस्ली पूर्वाग्रह के चलते अमरीकी पुलिस ने अश्वेतों पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की, लेकिन अमरीकी न्याय प्रणाली की नस्ली रूपरेखा के चलते अश्वेत न्याय ताकते रह गए। इसी अन्याय के विरोध में अमरीकी सोशल मीडिया पर #BlackLivesMatter का उपयोग करते हुए आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन पूर्णतः विकेंद्रीकृत है। इस आंदोलन का न तो कोई नेता है न कोई नेतृत्व का पदानुक्रम। जब कभी अश्वेत श्वेत प्रधान व्यवस्था की क्रूरता का शिकार होते हैं तो सोशल मीडिया पर ब्लैक लाइव्स मैटर का उपयोग करते हुए प्रदर्शन द्वारा अपनी बात उठाते हैं। आज यह आंदोलन यूएस, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुका है। तो अभी का क्या मुद्दा है? अमेरिका के ह्यूस्टन राज्य में रहने वाले अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड कोविड-19 की महामारी के चलते बेरोजगार हो गए थे। उन्हें एक दुकान से नकली बिल के चलते गिरफ्तार किया गया था। इसी से रिलेटेड एक वीडियो जारी हुआ जिसमें जॉर्ज की गर्दन के ऊपर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और वीडियो में जॉर्ज को यह कहते सुना जा सकता है कि आई कांट ब्रीथ इट, आई कांट ब्रीथ इट, मैं सांस नहीं ले सकता। जॉर्ज की मौत हो जाती है। इस मौत से #BlackLivesMatter एक बार पुनः वापस लौटता है। इस आंदोलन से जो अमेरिका में हालात पैदा हुए हैं वे विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाले हैं। अभी तक कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका में ही दिख रहा है। उस पर से ये नस्ली हिंसा अमेरिका की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अमेरिकी प्रशासन को इस पर विचार करना ही होगा कि आखिर अश्वेत समुदाय नस्ली भेदभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा। प्रश्न ये भी उठता है, दुनिया भर को समता और बंधुत्व का उपदेश देने वाला अमेरिका कब खुद को इन कसौटियों पर कसेगा? कोविड-19 से अमेरिका की प्रगति का स्याह चेहरा उजागर हुआ है। जब कोरोना वायरस का प्रकोप फैलना हुआ तो उसे ग्रेट इक्वलाइजर कहा गया, यानी यह वायरस अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं देखता। लेकिन अनुभव इससे जुदा हैं। धीरे धीरे ये धारणा गलत साबित हुई है। इसकी मार सबसे ज़्यादा अमेरिका के अश्वेतों पर पड़ी है, जो अमेरिका का सबसे कमज़ोर तबका है। हैरान करने वाला तथ्य यह है, कोरोना से होने वाली मौत में अश्वेत आबादी के मुकाबले श्वेतों की संख्या कोई 2.5 गुने से भी ज़्यादा है। यह नंगा सच सिर्फ अमरीकी सभ्य समाज तक सीमित नहीं है। ऐसी कठोर सच्चाई ब्रिटेन में भी उजागर हुई है। वहाँ पर मरने वालों की संख्या में
70% अश्वेत आबादी है। इन अश्वेत मौतों की कारण की पड़ताल करें तो इसके कई कारण हैं। पहला, एक तो ज़्यादातर अश्वेतों की जीविका सड़क से जुड़ी हुई है, जहां उनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दूसरे, उनके रहन सहन की स्थिति और खान पान ऐसा नहीं है कि उनका शरीर बीमारियों से पर्याप्त प्रतिरोध कर सके। तीसरा प्रमुख कारण, वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति में तुरंत पैसों का इंतजाम कर सकें। अमेरिका में हुई कोरोना से मौत की एक कठोर सच्चाई ये भी है कि अधिकांश मौत समय पर इलाज न मिल सकने के कारण हुई है। स्वाभाविक है कि महामारी जैसी स्थिति में शासन से राहत पाने की उम्मीद और ज़रूरत सबसे ज़्यादा समाज के वंचित समूह को ही होती है। यह उम्मीद टूटने से जो निराशा उपजती है, उन्हें जहाँ तहाँ विरोध की ओर ले जाती है, जिसके चलते पुलिस की अतिरिक्त मार भी उनके हिस्से में आती है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इन परिस्थितियों को निर्णायक रूप से बदलने का उपकरण राजनीति ही हो सकती है। पर दुनिया के कई अन्य देशों की तरह अमेरिका में भी परिस्थितियों का संयोग कुछ ऐसा बना है कि चुनावी राजनीति के एक हिस्से को कमज़ोर तबकों के तीखे होते स्वर और संघर्ष में अपना फ़ायदा दिख रहा है। संभवतः यही वजह है कि अमेरिका के एक राजनीतिक वर्ग को ऐसा लग सकता है कि करीब 12% अश्वेत आबादी के तीखे होते स्वर से आम अमेरिकियों में बढ़ता सुरक्षा बोध उनके वोट को बढ़ाएगा। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वसमावेशी राजनीति ही अंततः दूर तक जाती है। मित्रों, यह ध्यान दीजिए, ये सलाहियत सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये बात उतनी ही हमारे लिए भी सही है। मित्रों देखिए, ये आर्टिकल यूपीएससी के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी का कुछ ऐसा प्रेम है कि अमेरिका को लेकर वो मेंस में और प्री में इस तरह से क्वेश्चन वो पुट आउट करते रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया है कि जो अमेरिका में नस्ली हिंसा हुई है, बंदूकों को लेकर जो अमेरिका में सार्वजनिक हिंसा होती रही है, उससे भी यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर दिया है। इस विषय में कोई और नई डेवलपमेंट होती है तो उससे मैं अवश्य ही अपने करंट अफेयर्स में शामिल करूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आर्टिकल है विमल जुल्का कमेटी। यह कमेटी मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त इकाइयों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इस समिति का गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। इससे अतिरिक्त इस आर्टिकल के और कोई तथ्य परीक्षा उपयोगी नहीं है। जो छात्र इससे डिटेल में जानना चाहें उनके लिए रिपोर्ट भी मैं स्लाइड चला देता हूं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ए. विश्व साइकिल दिवस 3 जून, बी. विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, सी. अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई, डी. विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। इस दिन यानी 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी, नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे के साथ मिलकर एवरेस्ट को फतह किया था। वर्ष 2008 से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाता आ रहा है। इस दिन एमंड हिलेरी का निधन हुआ था। समुद्र तल से ऊंचाई के लिहाज से एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तो तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। अगला दिवस है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 2020 की थीम है युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है। अगली साइड देखते हैं। इस दिवस को WHO 1987 से मनाता आ रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या चीन में है, उसके बाद भारत में। WHO के अनुसार संपूर्ण विश्व में तंबाकू सेवन से प्रतिवर्ष 8 मिलियन से अधिक लोग मरते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें तंबाकू को प्रयोग से होने वाले रासायनिक यौगिक
ये कोई बहुत, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसे सब कोई निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब तो ध्यान ही है, फिर भी सब देख लीजिएगा। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। इस वर्ष 20वां विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया 2001 को। इस विश्व दिवस को मनाने की घोषणा खाद्य कृषि संगठन फाओ ने की थी। भारत विश्व का 22% दुग्ध उत्पादन करने के साथ विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। फिर क्रमशः अमेरिका, चीन, पाकिस्तान है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन पड़ता है। फाओ के बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करती है। फाओ की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। उसका मुख्यालय इटली, रोम है। वर्तमान में फाओ के 194 सदस्य देश हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र की पहल है। पहला साइकिल दिवस 2018 में मनाया गया। साइकिल परिवहन का सबसे सस्ता ही नहीं, पर्यावरण हितैषी और फिटनेस की भी दृष्टि से उपयोगी है। यह कार्बन फुटप्रिंट करने में सहायता करती है। इसे जीवन शैली के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि साइकिलिंग से टाइप ए और टाइप 2 मधुमेह के रोगियों को लाभ मिलता है। इसलिए अगर प्रश्न में देखिए, सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचार में रहा आर्सेनिकम एल्बम क्या है? ए, अपशिष्ट जल के उपचार के लिए एक रसायन। बी, समुद्री शैवाल। सी, पश्चिमी घाट में मेढक की एक पाई जाने वाली प्रजाति। डी, चिंता का इलाज करने के लिए होम्योपैथिक दवा। उत्तर है डी। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आर्सेनिकम एल्बम 30 एक होम्योपैथिक दवा है। यह उस समय चर्चा में आ गई जब अनेक राज्यों ने कोविड-19 के इलाज में इसे एक असरदार दवा के रूप में स्वीकार किया। इसकी चर्चा तब और जोर पकड़ ली जब आयुष मंत्रालय ने इसके पक्ष में एडवाइजरी जारी की। आइए रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया। आज का हमारा पहला आर्टिकल लोकसभा का नियम 266 और 267 था। दूसरा हमारा आर्टिकल 5G क्लब के बारे में था। तीसरा आर्टिकल ब्लैक लाइव्स मैटर, जो कि एक अफ्रीकी अमरीकी आंदोलन है। इसके बारे में थोड़ा हमने विस्तार से चर्चा की, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चौथा आर्टिकल हमारा बिमल जुल्का समिति से संबंधित था। 5वें आर्टिकल के तहत 5 अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व साइकिल दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और विश्व दुग्ध दिवस की चर्चा की गई। और अंत में 6ठे आर्टिकल के रूप में आर्सेनिकम एल्बम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।